नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। 42 घंटे बाद प्रयागराज में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। 15 अप्रैल की रात अतीक और अशरफ की हत्या के बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से ही इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से ठप थी। सोमवार रात 12 बजे के बाद इंटरनेट सेवाओं को दोबारा शुरू कर दिया गया। मोबाइल में इंटरनेट आते ही लोगों ने अतीक से जुड़ी हर खबर को देखा। इंटरनेट सेवा नहीं आने की वजह से प्रयागराज शहर में ही करोड़ों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रयागराज में ऑटो रेस्टोरेंट के मालिक गुलाम जिलानी कहते हैं कि होटल कारोबारियों को ही 2 दिन में काफ़ी नुकसान हुआ है। जिलानी कहते हैं कि ज़्यादातर ऑर्डर ऑनलाइन भी आते थे। इंटरनेट सेवाएं बंद होने की वजह से 2 दिन से काम में काफ़ी ढील देखने को मिली है। वहीं ऑर्डर नहीं बुक हुए। वहीं यूनिवर्सिटी रोड पर कंप्यूटर कैफे चलाने वाले शख्स का कहना है कि इंटरनेट सेवाएं बंद होने से काम पूरी तरह ठप था। तो 42 घंटे बाद इंटरनेट सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या के बाद इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया गया था। अतीक अहमद से जुड़ी खबरें इंटरनेट शुरू होते ही लोग ढूंढने लगे हैं और हर एक खबर को अतीक अहमद से जुड़ी हुई ढूंढा जा रहा है, सर्च किया जा रहा है। और इस दौरान बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या की गई उसके बाद से इंटरनेट की खबरें इंटरनेट को बंद कर दिया गया था और अब जो है 48 घंटे बाद इसे शुरू किया गया है। इसकी वजह से काफ़ी नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। देर रात 12 बजे इंटरनेट सेवाएं शुरू की गई हैं। 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फैसला लिया था। दोबारा से इसे अब शुरू कर दिया गया है। अतीक की मौत के बाद सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद यूपी की पूरी अफसरशाही हिल गई थी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पुलिस पर सवालिया निशान उठाए। बता दें, यूपी पुलिस की अतीक अहमद और अशरफ को आम कैदियों की तरह अस्पताल लेकर आई। इसी दौरान दोनों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की ओर से कोई सख्त इंतजाम नहीं थे। इसी का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने दोनों भाइयों की हत्या की। जब पुलिस को पता था कि अतीक अहमद और अशरफ हाई प्रोफाइल मामले में आरोपी हैं तो उनको अस्पताल लाने के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो इस हत्या के बाद प्रयागराज में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। 2 दिनों तक की ये रोक लगाई गई थी इंटरनेट की और अब फिर से 42 घंटे बाद ये सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। तो वहीं आपको ये भी बताते चले कि जैसे ही इंटरनेट सेवाएं शुरू हुई, अतीक अहमद से जुड़ी हुई हर खबर को ढूंढने लगे लोग। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद शहर में अघोषित लॉकडाउन लग गया था। प्रयागराज और कौशाम्बी में इंटरनेट सेवाएं बंद थी। इससे काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से ही मोबाइल और सोशल मीडिया के एप्लीकेशन भी नहीं खुल पाए। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद शहर में जीवन ठप सा हो गया। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, टिकट बुकिंग, यूपीआई पेमेंट आदि भी ठप हुई। बताया जा रहा है कि इंटरनेट सर्विस पर प्रतिबंध सोमवार को लागू थे और देर रात इंटरनेट सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। तो केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना की चपेट में आ गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है। ट्वीट में सिंधिया ने लिखा है कि डॉक्टरों के परामर्श पर कराई गई कोविड-19 की जांच में मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी संपर्क में मेरे आए हैं वो सभी सावधानी बरतें और निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जाँच कराएं। बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया 16 अप्रैल को ग्वालियर में अंबेडकर महाकुंभ में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि बीती 13 अप्रैल को ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानारमन सिंधिया कोरोना की चपेट में आए थे। 2 दिन पहले से ही उन्हें खांसी और जुकाम की शिकायत थी, जिसके बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
इसके बाद जयविलास पैलेस में अपने कमरे में आइसोलेट हो गए और डॉक्टर्स की सलाह पर पूरे परिवार का कोविड टेस्ट करवाया गया। तो आपको बताते चले कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने सभी से अपील की है कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो सभी कोरोना की एक बार जांच कराएं, सावधानी बरतें। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना की चपेट में आए हैं, कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव उनकी आई है। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में सिंधिया ने लिखा है, डॉक्टरों के परामर्श पर कराई गई कोविड-19 की जांच में मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो सावधानी बरतें या निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जाँच करवाएं। बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया 16 अप्रैल को ग्वालियर के अंबेडकर महाकुंभ में शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गजों से मुलाकात की। वहीं 13 अप्रैल को महानार्यमन सिंधिया भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल तक कुल एक्टिव केसों का आंकड़ा 287 था, तो वहीं नई केसेस 32 थे। पॉजिटिविटी रेट 6.7 थी। वहीं 17 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 20 पॉजिटिव मरीज पाए गए। भोपाल में 15, सागर में 3, इंदौर में 2। तो जिस तरीके से कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं, एक बार फिर से परेशानी खड़ी कर रहे हैं। इसी बीच बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कोरोना पॉजिटिव हैं और उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से अपील की है कि कोरोना की जांच कराएं, सावधानी बरतें जो भी उनके संपर्क में आया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय के बारे में जानकारी मिली है कि सोमवार देर रात दिल्ली वो पहुंच चुके हैं। इससे पहले उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय ने दावा किया था कि उनके पिता लापता हैं। वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इसको लेकर परिवार की ओर से एयरपोर्ट पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकुल रॉय सोमवार शाम इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। फ्लाइट को सोमवार रात ही 9:55 पर दिल्ली में लैंड करना था, लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चल रहा। पिछली पुलिस के सूत्रों के अनुसार कहना है कि अभी तक कोई भी औपचारिक शिकायत नहीं मिली। अपनी पत्नी की मौत के बाद लंबे समय से बीमार चल रहे रॉय हाल ही में फरवरी में अस्पताल में भर्ती हुए थे। तो आपको बता दें कि मुकुल रॉय के बेटे ने दावा किया था कि गायब हो गए हैं मुकुल रॉय और इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी। तो वहीं अब बताया जा रहा है कि मुकुल रॉय जो है वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं। टीएमसी नेता मुकुल रॉय को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय के बारे में ये जानकारी मिली है कि वो दिल्ली में है। इससे पहले उनके बेटे शुभ्रांशु ने यह दावा किया था कि उनके पिता लापता है। दिल्ली के लिए वो रवाना हुए थे कोलकाता से। इसको लेकर परिवार की ओर से एयरपोर्ट पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव हारने के बाद पार्टी के नेता मुकुल रॉय अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। ममता बनर्जी, सांसद अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में उन्हें टीएमसी ज्वाइन कर ली थी। मुकुल रॉय के टीएमसी में आने पर ममता ने कहा था कि बीजेपी में बहुत ज्यादा शोषण है, वहाँ लोगों का रहना मुश्किल है। बीजेपी सामान्य लोगों की पार्टी नहीं है। ममता ने कहा कि मुकुल घर का लड़का है, उसकी वापसी हुई है, मेरा मुकुल के साथ कोई मतभेद नहीं है। सीएम ममता ने कहा था कि जिन्होंने टीएमसी के साथ गद्दारी की है उनको पार्टी में नहीं लेंगे, बाकी लोग पार्टी में आ सकते हैं। तो पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में टीएमसी ने मुकुल रॉय को 6 साल के लिए बाहर कर दिया था। टीएमसी में मुकुल रॉय का कद कभी ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर का हुआ करता था। उन्होंने टीएमसी छोड़ी तो बीजेपी का दामन थाम लिया। वे 1998 से ही बंगाल की राजनीति में है। मुकुल रॉय का नाम नारदा स्टिंग केस में भी आया। मुकुल रॉय अपने करियर की शुरुआत में यूथ कांग्रेस में हुआ करते थे। उस दौर में ममता बनर्जी भी यूथ कांग्रेस में थी। तभी से मुकुल और ममता के बीच राजनीतिक करीबियां बढ़ी थी। अपने पिता के पीछे ही बेटे शुभ्रांशु रॉय ने भी बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी ने शुभ्रांशु को टिकट भी दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। तभी बीते दिनों शुभ्रांशु ने दावा किया था कि उनके पिता मुकुल रॉय लापता हैं, लेकिन अब खबर ये है कि वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली में हैं। बताया जा रहा कोलकाता से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे इंडिगो फ्लाइट से, लेकिन उनका पता नहीं चल पा रहा था।
एक करीबी सहयोगी ने कहा है कि फिलहाल जानकारी थी कि उन्हें रात करीब 9 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल सका। टीएमसी में दूसरे स्थान पर हैसियत रखने वाले मुकुल रॉय साल 2017 में पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेद के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। रॉय ने बीजेपी के टिकट पर 2021 का विधानसभा चुनाव भी जीता और बाद में परिणाम घोषित होने के बाद टीएमसी में वो वापस लौट गए। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया। सुले ने दावा किया कि 15 दिनों में 2 राजनीतिक विस्फोट होने वाले हैं। सुप्रिया ने कहा, एक विस्फोट दिल्ली में होगा तो दूसरा विस्फोट महाराष्ट्र में होगा। सुप्रिया का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब नेता प्रतिपक्ष अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। सुले के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक में कयासों का दौर शुरू हो गया है। सुप्रिया से जब पूछा गया कि अजीत दादा कहाँ हैं, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आप सभी चैनल वाले एक यूनिट अजीत के पीछे लगा लें। प्रदेश में कई समस्याएं हैं, राज्य में गलत तरीके से काम हो रहा है। एक कार्यक्रम रद्द करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। अजीत दादा बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, इस सवाल पर उन्होंने कहा, ये बात उन्हीं से पूछो, मेरे पास गॉसिप के लिए समय नहीं। जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मेहनत करने वाला नेता हो तो अजीत दादा को हर कोई चाहेगा, इसलिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। दरअसल उद्धव गुट के नेता के दावे के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं। एनसीपी नेता अजित पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले की कुछ दिन पहले पुणे में एक रैली थी जिसमें अजित पवार शामिल नहीं हुए। इसके बाद उनके बीजेपी में जाने की अटकलें और तेज हो गई। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो रैली में शामिल क्यों नहीं हुए, लेकिन 15 दिनों में कुछ बड़ा होने की बात सुप्रिया सुले कह रही हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र और दिल्ली में 2 बड़े विस्फोट होंगे और कयास लगाए जा रहे थे। कहीं ना कहीं अजित पवार को लेकर ये बात कही जा रही है। कर्नाटक में नंदिनी बनाम अमूल की लड़ाई के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि दक्षिणी राज्य में अमूल के बहिष्कार की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल दोनों डेयरी उत्पाद बनाने वाली कंपनियां नंदिनी और अमूल के बीच विवाद हाल ही में तब शुरू हुआ जब अमूल ने घोषणा की कि वो बेंगलुरु में अपने दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति करेगा। अब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, मेरे विचार से अमूल का बहिष्कार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो करना चाहते हैं करिए, अगर अमूल को छीन रहा हो तो वो विरोध का विषय है। कर्नाटक में विपक्षी दल कांग्रेस और जनता दल ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ बीजेपी अमूल को दक्षिणी राज्य में अनुमति देकर नंदिनी को खत्म करना चाहती है। कर्नाटक में विपक्षी कांग्रेस और जनता दल ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ बीजेपी अमूल को दक्षिणी राज्य में अनुमति देकर नंदिनी को खत्म कर देना चाहती है। हालांकि कर्नाटक में बसवराज बॉम्बे के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने इस आरोप का खंडन किया है और कहा है कि अमूल से नंदिनी का कोई खतरा नहीं है। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि सूरत में अच्छी नगर योजनाएं हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा, पानी लोगों और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। हमें ये देखना होगा कि हम और क्या कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। प्राकृतिक खेती को आगे का रास्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि भले ही विपक्षी पार्टियां खेती को लेकर सवाल उठा रही हो, लेकिन किसी किसान को कोई नुकसान नहीं है। मुंबई के मंडला के एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। आग मानखुर्द इलाके में लगी। आग की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी। आग की लपटें इतनी तेज उठी कि इससे दूर ही देखा जा सकता है। हालांकि कबाड़ गोदाम में लगी आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस भीषण आग से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। मुंबई फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने बताया कि मानखुर्द इलाके में स्क्रैप कंपाउंड में लगी आग केवल 3
की है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस आग से अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ। मुंबई में दमकल विभाग ने बताया कि मानखुर्द इलाके में आग की सूचना सुबह 3:07 पर मिली। दमकल विभाग ने ये बताया कि मंडला में घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोड के पास स्थित कुर्ला स्क्रैप कॉरपोरेशन के नाम के स्क्रैप कंपाउंड में आग लगी। दमकल विभाग के अनुसार आग बिजली के तार, बिजली के उपकरण, स्क्रैप सामग्री के ढेर, लकड़ी के सामान, तेल के ड्रम, प्लास्टिक और खुले मैदान में पड़े कचरे और 8 से 10 फ्लोर वाले गोदामों तक सीमित है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिपरी चिंचवाड़ में एक बड़ा हादसा हुआ। पिपरी चिंचवाड़ शहर के रावल किबले इलाके में एक लोहे का होर्डिंग बोर्ड गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 4 महिलाओं और एक पुरुष समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह घटना सोमवार शाम को रावत किबल इलाके में मुंबई पुणे हाईवे पर हुई। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह घटना सोमवार शाम को रावत किबले इलाके में मुंबई पुणे हाईवे पर हुई। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। तो हरियाणा के करनाल के तरावड़ी में मंगलवार सुबह हादसे की खबर सामने आई। यहां स्थित शिव शक्ति नामक एक राइस मिल की 3 मंजिला इमारत ढह गई है। हादसे के वक्त इमारत में कई मजदूर सो रहे थे, जो मलबे के नीचे दब गए। इस हादसे में कम से कम 4 मजदूरों की मौत की खबर है, जबकि 20 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस राइस मिल का नाम शिव शक्ति मिल है। बताया जा रहा है कि मिल की इस इमारत में करीब 150 से ज्यादा मजदूर सोते थे। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस और सामाजिक संस्थाएं मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य में जुटी। मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया। तो बता दें, हरियाणा के करनाल में ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। राइस मिल की इमारत ढह गई है। यहाँ पर मजदूर सोया करते थे। इस दौरान 4 मजदूरों की मौत की खबर है और 20 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। कई मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में आपको बताते चले कि बचाव कार्य और राहत कार्य में जुटे हुए हैं। कई संस्थाएं मौके पर पहुंची हैं। मजदूरों को बाहर निकाला गया है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के सामने कई संदिग्ध लोगों के प्रदर्शन के मामले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS और खालिस्तानी समर्थकों से जुड़ी साजिश के इनपुट्स मिले हैं। इसे देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दर्ज FIR को टेक ओवर कर लिया है। NIA से जुड़े सूत्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर जांच एजेंसी ने इस मामले को अपने जिम्मे में लिया है। हालांकि अभी तक NIA द्वारा औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। बता दें कि लंदन में 19 मार्च को भारतीय दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान तिरंगे का अपमान करने का मामला सामने आया है। तो इस मामले में अब NIA जांच करेगी। NIA और दिल्ली पुलिस मामले की जांच करेगी। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करवाई थी। इस मामले को लेकर भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया गया था और इसी प्रदर्शन के बाद जो है दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कराई थी। अब NIA ने उस FIR को टेक ओवर कर लिया है। तो बता दें, भारतीय उच्चायोग के सामने हुए प्रदर्शन की जांच की जाएगी। ISI और खालिस्तानियों से कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। इसी मामले को लेकर NIA और दिल्ली पुलिस अब मामले की जांच करेगी। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करवाई थी, उसी FIR को NIA ने टेक ओवर कर लिया है और अब इस मामले में जांच की जाएगी और जिसके भी नाम सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि ISI और खालिस्तानियों से जो कनेक्शन इसमें निकलकर सामने आ रहा है उसको लेकर भी अब NIA जांच करेगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से अमृतपाल को लेकर यहाँ समर्थन मिल रहा है, कहा यही जा रहा है कि अमृतपाल के समर्थन में यहाँ पे ये प्रदर्शन किया गया था, तो अब और भी ज़्यादा तेज़ी से ढूंढने की अमृतपाल को कोशिश की जाएगी।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।